निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। कथन 2, अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। तो माय डियर स्टूडेंट, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक के मामले ही बुलाई जा सकती है। यह कथन आपका पूरा सही है। अगर आपका कथन 1 सही है तो दूसरा कथन आपका अपने आप ही गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है। यह आपका कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपका पहला कथन सही है। पहला कथन होने से आपका दूसरा क्यों गलत हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये कहा गया है केवल साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक, लेकिन विधेयक तो और भी होते हैं जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक। तो सवाल में दूसरे कथन में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक को नहीं बुलाता, क्योंकि इसमें राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है, यानी कि यह लोकसभा में ही लाया जाता है। तो इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा और पहला कथन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या इस क्वेश्चन के बारे में कर देता हूँ। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक मामलों में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा को है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में विधेयक को दोनों सदनों से पारित करना अलग अलग आवश्यक है। यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों में अलग अलग पारित किए जाने चाहिए। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक का नोटिस देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। कहने का मतलब, अगर यह नोटिस जारी किया गया है तो संयुक्त बैठक में ही अब इस पर चर्चा की जाएगी। अलग अलग इस पर कोई भी कार्यवाही कोई भी सदन नहीं करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का यह दायित्व निभाता है। यानी अगर आपका लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। यानी राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ पर सभापति यह इस दायित्व को नहीं निभाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की व्याख्या है, यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा यह बात का निर्णय किया जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन यह आपका सभापति नहीं करेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है।
सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। 1950 से दोनों सदनों में अब तक कितनी संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वे विधेयक आपको यहाँ दिए गए हैं जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित किए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम या विधेयक 1960, बैंक सेवा विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये आपके 3 विधेयक संयुक्त बैठक में पारित हुए हैं।